हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। डीजीएमएस से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी माइनिंग के कैंडिडेट हैं या जो भी डीजीएमएस में कोई फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर हो पाए तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि सब तक जानकारी पहुँच सके। सबसे पहला जानकारी यह है कि डीजीएमएस ने बहुत सारे फॉर्म्स को अपडेट किया है। उसमें से जो सबसे बड़ा फॉर्म है वो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी ऑन एजम्पशंस बेसिस। एजम्पशंस का मतलब होता है छूट, यानी कि जो भी कैंडिडेट किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं और उस फॉर्म को भरने के बाद उनको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है, चाहे सीबीटी हो, ओरल हो, कोई एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है, उस फॉर्म को बोला जाता है एग्जाम्पशंस बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, जो डिप्लोमा इन माइनिंग किए हैं वो 1 साल का पीडीपीटी करते हैं, उसके बाद उनको गवर्नमेंट कंपटेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो वो भी इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो बीटेक करते हैं और पीजीपीटी यानी 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं वो भी इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म को भरेंगे। इसके बाद जितने भी, अभी नया नियम आया है कि जितने भी डिप्लोमा या डिग्री होल्डर हैं वो उनको गैस टेस्टिंग एजम्पशंस बेसिस पे दे दिया जाएगा, तो वो भी इन्हीं फॉर्म को फिल करेंगे। इसके साथ ही जो जितने भी फॉर्म्स होते हैं जो एग्जाम्पशंस बेसिस वाले होंगे वो इस फॉर्म को भरेंगे। ये आज मैं बहुत सारे पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ऐसे जितने सारे फॉर्म्स हैं और कुछ और भी बातें हैं वो मैं आगे की वीडियोस में ज़रूर आपको बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अभी फ़िलहाल एक्टिव रहिएगा, इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बात करता हूँ। सबसे पहले ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसमें फ़ोटो में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। फ़ोटो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का ही फ़ोटो लगेगा, जो कि जिसका टॉप में नाम होता था, जो हम लोग अक्सर बनाते थे, फ़ोटो वही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक से फॉर्म्स हैं वो आप भरिएगा। कैसे भरिएगा इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ जो डीजीएमएस में चेंज किया गया है। डीजीएमएस में ये जो फॉर्म्स है, फॉर्म के नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आप गौर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पहला बात है कि जो फॉर्म भेजने का एड्रेस होता था वो एड्रेस कुछ टाइम पहले चेंज किया गया था और इसी एड्रेस पे आपको वो फॉर्म भरना है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। इसमें अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिटर्न आ जाएगा, इसका चांसेस है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये उस फॉर्म के लिए है, इसमें सर्टिफिकेट नाम जो पहला नंबर पे है उसमें सेकंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड अंडर मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन यानी एमएमआर, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। इसमें आपको कहीं भी कॉमा जानबूझ के या कुछ भी ऐसा नहीं करना है, जैसा लिखा गया है जब भी फॉर्म भरिएगा हूबहू उसी चीज़ को कॉपी करना है। सेकंड जिस भाषा में लिखा गया आपको ऐसे लिखना, आपको SECOND नहीं लिखना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड अंडर एमएमआर। अगर आप मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन में सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लिए हुए हैं रेस्ट्रिक्टेड यानी ओपन कास्ट माइंस में, तो आपको ये फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड अंडर एमएमआर। इसी तरह से यहाँ पे जैसे भी है आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं इसको। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अभी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं उसमें। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप रेस्ट्रिक्टेड हो चाहे आप अनरेस्ट्रिक्टेड हो, तब भी आप यही फॉर्म को फिल कीजिएगा। इसके बाद अगर आप सर्वेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड हो या रेस्ट्रिक्टेड हो, आप सेम फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। MMR हो या CMR हो अलग बात है। देन मैं बात करता हूँ अगर फॉर्मन सर्टिफिकेट के लिए, तो फॉर्मन सर्टिफिकेट के लिए भी आपको यही वाला फॉर्म को फिल करना है। और साथ ही साथ गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट की बात करें तो गैस टेस्टिंग अंडर माइंस एक्ट आपको ऐसे ही लिख के फॉर्म को फिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बताया गया है वो ये है कि जो आपका नाम होगा वो आधार कार्ड के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलेंगे, आपको उसी के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड में कुछ भी नाम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका 10th क्लास का जो नाम है वही वैलिड रहेगा। सेकेंड पॉइंट इसमें बोला गया है कि कुछ टाइम से देखा गया था कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नाम में या फादर नेम में कुछ अलग थोड़ा मिस्टेक था, और जो एडमिट कार्ड है, जो 10th क्लास का रिजल्ट है, आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, 10th के सर्टिफिकेट है, उसमें कुछ अलग नाम था। तो अब ये डिसाइड किया गया है कि 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है आपको वही माना जाएगा
और आपको उसी के हिसाब से फादर नेम वगैरह जितने भी होंगे वो जमा करना है। अगर आपका फादर नेम उसमें गलत है तो आपको एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका फादर नेम जो 10th क्लास का एडमिट कार्ड में है और जो आधार कार्ड में है या जो आप फॉर्म में भर रहे हैं वो दोनों एक ही पर्सन से, ऐसा आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ये चीज़ें लागू कर दी गई है। इसके बाद 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है इसमें क्या वैलिड होगा भाई साहब, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोविजनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग, माइग्रेशन ये सब देने का कोशिश नहीं करें, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देते हैं, स्कूल लिविंग, CLC, SLC या माइग्रेशन ऐसा कुछ भी देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 10th क्लास का डॉक्यूमेंट में इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको देना क्या है, तो आपको 10th पास सर्टिफिकेट देना है, मतलब 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो देना है। 10th क्लास का जो रिज़ल्ट है आपको वो जमा करना है, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें वैलिड नहीं है। इसके बाद ऑफिशियली घोषणा कर दिया गया है कि 20 साल का अगर आपका उम्र नहीं है तो आप कोई भी फॉर्म एजम्पशंस बेसिस पे नहीं भर सकते हैं। मतलब DGMS का कोई भी फॉर्म भरने के लिए अब ये हो गया है कि कम से कम आपका उम्र जो है वो 20 साल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए पहले था ये, लेकिन ऑफिशियली हर चीज़ के लिए नहीं था। तो अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात बताई गई है, बहुत बड़ा अपडेट है ये। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भी AMIE यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता AMIE से कोई भी डिप्लोमा या डिग्री किए हो, अब अगर वो इस डेट से यानी 31/5/2013 से पहले किए हैं तब उनका वैलिड है, क्योंकि इस टाइम कोलकाता हाई कोर्ट में केस रजिस्टर नहीं किया गया था, इसके बाद किया गया था। और इसके बाद जो भी किए हैं उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। मे बी आप अगर कहेंगे कि UPSC अभी भी एक्सेप्ट कर रहा होगा, बट DGMS अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब आपका AMI का पूरा डिग्री वेस्ट चला गया। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि AMI वाले कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज थे। उनका सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद भी एक लंबा टाइम तक बन नहीं पाता था, क्योंकि प्रॉपर विजन क्लियर नहीं था। AICTE उसको अप्रूवल नहीं दे रहा है। इस चीज़ को लेके AICTE के बीच में और AMI के बीच में केसेस चल रहे हैं और भी कुछ मैटर्स हैं। तो वो सब केस जो है वो कलकत्ता में पेंडिंग है। जब तक केस क्लियर नहीं होता है, कोर्ट एक फाइनल डिसीजन नहीं लेता है, तब तक AMIE वैलिड नहीं है। अगर इस डेट के पहले अगर आप किए तो वैलिड है। अगर 2015 में भी आप किए होंगे तो वो भी वैलिड नहीं है। 16 में किए नहीं वैलिड है, 21 में किए नहीं वैलिड है, 20 में किए नहीं वैलिड है। आपको इस डेट से पहले करना पड़ेगा। अगर इस डेट से पहले है, मैं इसका टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, तो ही आपका वैलिड है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका डिग्री बेकार चला गया। अब मैं कुछ और बारे में बात करना चाहूँगा। जो अपडेट है इसमें बोला गया है कि ओरिजिनल कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड, ये सब कुछ बेसिक से हैं। ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो फिल करेक्टली आपको फिल करना है। बोर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो आपको सही तरीके से भरना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी होंगे रिस्पेक्टिव फील्ड का, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, वही आपको एक्सेप्ट, ये आपका एक प्रोविजनल से ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। एक चीज़ और है, अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कॉलेज देता है टेम्पोररी पीरियड के लिए कि भाई साहब लीजिए इससे आपका काम हो जाएगा, वो आपका नहीं होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ओनली द प्रिस्क्राइब्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर रिस्पेक्टिव फील्ड। प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स सेल नॉट बी एक्सेप्टेड। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ टाइम तक इससे काम हो जाता था, बट अब ये काम नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो बोर्ड जारी करता है आपको वही लेके आना पड़ेगा और उसी से काम कराना पड़ेगा। इसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के बारे में एक चीज़ लिखी गई है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। फर्स्ट एड को लेके बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया था, बहुत सारी चीज़ें, बट फर्स्ट एड को लेकर के ऐसा प्रॉब्लम है कि साल भर से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा दिक्कत था, जिसके कारण मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन कमेंट सेक्शन में फिर भी कैंडिडेट बहुत सारे कह रहे थे कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट पे वीडियो बनाइए, तो जब बन ही नहीं रहा था तो मैं वीडियो कैसे बनाता। अब मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जब भी आप लेते हैं तो माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा ख़राब शब्द यूज़ करूँगा, बहुत से ऐसे दलाल हैं फर्स्ट एड के जो क्या करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको कहते हैं कि भाई साहब ये ले लो, दे दो पैसा, तुमको ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम चुपचाप
सर्टिफिकेट ले लो, ये रहा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डीजीएमएस मानता है, इससे वैलिड है, इससे तुम अप्लाई कर सकते हो। आप कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है प्रोविजनल फर्स्ट एड सर्टिफिकेट सेल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप ये करते हैं तो आपका फॉर्म वापस से जिस एड्रेस से आप भेजे थे वापस कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा कि फर्स्ट एड प्रोविजनल वाला एक कागज़ आता है वो आप अप्लाई करेंगे। प्रोविजनल वाला बीच में एक्सेप्ट किया गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन उसका भी कुछ प्रोसेस था, कुछ प्रोसीजर था, और एक खास टाइम पीरियड तक के लिए एक्सेप्ट किया जाता था कुछ खास कंडीशंस में। तो वो खास कंडीशंस लोग नहीं जानते थे, फिर भी अप्लाई कर देते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई भी खास कंडीशन होगा तब भी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको प्रोविजनल नहीं देना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट में आपका साइन होना चाहिए एग्जामिनर से और ऑफिशियल सील होना चाहिए उसमें। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि एमडीसी से कुछ कैंडिडेट ने ट्रेनिंग की होगी और उसमें सिग्नेचर का ऑप्शन नहीं है, तो आप घबराइएगा नहीं, ये पुराना फॉर्मेट के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आप ट्रेनिंग किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वो वैलिड है। लेकिन अब से जो ट्रेनिंग होंगे जहाँ से भी आप कीजिएगा, चाहे आप सेंट जॉन एम्बुलेंस से करें या मिनिस्ट्री ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से करें, दोनों जगह में कहीं से भी कर सकते हैं, तो आपका जो फर्स्ट एड है वो वैलिड है, क्योंकि अब नया फॉर्मेट में सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हो गया है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं इसमें जो फ़ीस है अलग अलग एग्जामिनेशन एग्जाम्स बेसिस के सर्टिफिकेट के लिए, उसमें क्लियर कर दिया गया। पहले ये चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि किस चीज़ के लिए कितना कितना फ़ी रखा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अगर मेटल है तो 75 रुपया, अगर आप कोल में कर रहे हैं तो 900 रुपया। देखिए कितना अंतर आ जाता है। खैर इस सब के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोल में ओवरमैन का अप्लाई कर रहे हैं तो 600 रुपया, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो अनरेस्ट्रिक्टेड हो। सर्वेयर का कोल है तो 600 रुपया, फॉरमैन का मेटल है तो 50 रुपया, सर्वेयर का मेटल है 50 रुपया। ठीक है, ऐसे कर करके फ़ी है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसको आपको कटाना कैसे, यहाँ भी लिख दिया है, भरत कोष में कटाना है। भरत कोष में कैसे कटाना भाई साहब, तो भरत कोष का साइट में जाना है, क्विक पेमेंट में जाना है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप लिखिएगा भरत कोष पेमेंट ब्लैक डायमंड लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद अब मैं कुछ और भी पॉइंट है इसमें जो मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसमें साफ तरीके से बता दिया गया है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आप कोल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप कोल सीएमआर के हिसाब से दे रहे हैं तो 1 साल वैलिड है, लेकिन आप मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के हिसाब से दे रहे हैं तो आपका 2 साल वैलिड है। ये आपका 1 साल सीएमआर वाला कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो 2 साल आपका वैलिड है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ बोला गया है कि आलतू फालतू झोला छाप डॉक्टर साहब को नहीं बनाना है। जो एमबीबीएस के डिग्री होल्ड करते हैं या सिविल सर्जन, सर्टिफाइंग सर्जन, मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर रहे हैं, वही वैलिड है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो कोई भी सरकारी डॉक्टर के पास जाइए, बना लीजिए, जो एमबीबीएस रखते हो, आपका दिक्कत नहीं होगा। अब मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करता हूँ। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये बोला गया है कि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल का होगा, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़, बहुत लोग गलती करते थे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी से भी बना लेते थे। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली लिख दिया गया है भाई साहब कि आपका गेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए। गेस्टेड ऑफिसर के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। गेस्टेड ऑफिसर बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं एसएससी वगैरह का निकलता है, उसमें ग्रुप बी गैजेटेड होता है, ग्रुप सी गैजेटेड होता है, ग्रुप ए गैजेटेड होता है। तो आपका जिसमें भी गैजेटेड शब्द को यूज़ किया जाता है आप सिर्फ उसी से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं, अलग किसी से भी आप अटेस्टेड नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीज़ है आपका। अब मैं नेक्स्ट आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे आपका जो मेलिंग एड्रेस है उसको आपको सही से भरना है, ये सब चीज़ है, उसी में आपका डिस्पैच कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट of practical experience in gas testing shall be considered valid only if it is issued by a vocational training officer who is in charge of an approved vocational training center और group VTC। मतलब अगर आप लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट लेते हैं, सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन गैस टेस्टिंग, तो वो तभी वैलिड होगा जब आपका वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर से ही साइन किया गया है, जो कि उसका इंचार्ज होंगे तभी, या फिर आपका जो ग्रुप वीटीसी है, मतलब वीटीसी ग्रुप वीटीसी माइंस से अगर आप अब लेते हैं लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट तो वो वैलिड नहीं है। आप अगर कॉलेज से भी लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। आपका सर्टिफिकेट सिर्फ वीटीसी वाला ही वैलिड है, चाहे ग्रुप वीटीसी हो जैसे टाटा ग्रुप में है, ठीक है, या फिर वीटीसी जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत सारी सब्सिडीज है उसमें वीटीसी में। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग
जनरली आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा समस्या झेलना पड़ेगा। तो ये सब बातें थी, कुछ और भी कुछ बातें हैं इसमें है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अब आप जब भी कोई फॉर्म भरिएगा तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा भाई साहब कि आप ट्रेनी हैं कि आप एम्प्लॉय हैं, आप क्या करते हैं, आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ता था, आप बस अपना पीरियड डाल देते भैया इतना 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 टाइम पीरियड है, बस काम आपका हो जाता था। लेकिन अब ऐसा आपको नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छा चीज़ इसमें बता दिया गया है। अच्छा चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं हो पाता था और लोगों का पेंडिंग चला जाता था, रिजेक्ट हो जाता था। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा चीज़ है। तो वो ये बोला गया है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा गया है द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैविंग मिसमैच इज पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन्ड इन फ्रंट एंड रियर पेजेस, मतलब आगे वाला जो पेज होता था उसमें और पीछे वाला जो पेज होता था जिसमें प्रोडक्शन वगैरह हम लिखते थे, वो दोनों में अगर मिसमैच होता है, जो कि कभी कभी गलती से हो जाता था कैंडिडेट के साथ में, या फिर ओवर राइडिंग करते हैं, करेक्शन करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, उसको तोड़ते मड़ोड़ते हैं, सर्टिफिकेट को मड़ोड़ देते हैं, सिग्नेचर जो है इशूइंग अथॉरिटी का अगर विदाउट डेट है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहले किसी तरीके से एक्सेप्ट हो जाता था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि इन कंडीशंस में आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज़ जो बड़ा बदलाव किया गया है, माइंस का मैनेजर को छोड़ करके किसी भी कंडीशन में कोई भी दूसरा आदमी अगर साइन वाइन मार देता है आपका एक्सपीरियंस में, तो वो वैलिड नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर माइन मैनेजर छुट्टी में है तो माइन मैनेजर जिसको चार्ज देके जाते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको लेके घबराइएगा नहीं, और उन्हीं को कर सकते हैं जो एम्प्लॉयड है या फिर अंडरटेकिंग ट्रेनिंग माइंस में कर रहे हैं। आलतू फालतू आदमी, बाहर का आदमी को नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर ट्रेनिंग किए हैं या वहाँ पर जॉब कर रहे हैं तभी कर सकते हैं। किसी और का अगर करेंगे तो अब माइन मैनेजर के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद और बातें मैं बताता हूँ आपको। उसमें आपका सील होना चाहिए, जो माइन मैनेजर का सील है, डेट है, सर्टिफिकेट नंबर है, ये सब चीज़ आपका क्लियरली भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे कुछ और पॉइंट, यहाँ पे एक्सपीरियंस को बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया गया है कि कौन कौन सा एक्सपीरियंस, हालांकि एक्सपीरियंस के बारे में मैंने पहले ही बताया, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपका माइंस का एवरेज मंथली आउटपुट है वो 1000 टन से कम है अंडरग्राउंड माइंस के केस में या ओपन कास्ट माइंस के केस में, ठीक है। इससे पहले अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपका चल जाएगा। अगर इससे पहले का है तो ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके बाद का यानी 24/9/2018 के बाद का, इस टाइम सर्कुलर लागू किया गया था नया वाला, बहुत सारे नियम चेंज किया गया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके, इसलिए ये डेट लिखा हुआ है। तो इससे पहले अगर वाला है तो भैया अगर 1000 टन है, भैया ओपन कास्ट है, अंडरग्राउंड है, आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसके बाद का है तो इससे कम प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए अंडरग्राउंड के केस में, और जो ओपन कास्ट है उसमें 10,000 क्यूबिक मीटर से कम मटेरियल हैंडल्ड, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में प्रोडक्शन नहीं काउंट किया जाता, उसका मटेरियल हैंडल्ड काउंट किया जाता है। बहुत से लड़के ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया हम माइंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन मेरा माइंस में भी कोयला का प्रोडक्शन रुका हुआ है, ओवरबर्डन हटाया जा रहा है, तो क्या मेरा एक्सपीरियंस वैलिड है कि नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। अगर आपका माइंस में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 मीटर क्यूब, ठीक है, ये अगर आपका ओपन कास्ट माइंस इतना कर लेता है प्रोडक्शन, ओवरबर्डन का ये कर लेता है निकासी, तो पॉसिबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डरने वाली बात नहीं। और मेटल माइंस के बारे में भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर मेटल माइंस में काम करते हैं तो 60% से ज़्यादा होना चाहिए अगर बिलो ग्राउंड में काम कर रहे हैं एवरेज, ठीक है। ओपन कास्ट में काम कर रहे हैं तो भैया 160 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है टोटल। अगर डेली एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखें तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं डेली एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक्सपीरियंस फॉर्म कैसे भरेंगे इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे एक आध पॉइंट पे थोड़े कन्फ्यूज़न है तो मैं डीजीएमएस से पहले क्लियर कर लूँगा, उसके बाद ही मैं ये वीडियो को बनाऊँगा, ठीक है। अभी जितने भी पॉइंट्स क्लियर हुए थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।